हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग 10th में बायोलॉजी देख रहे थे ना, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग आहार नाल के बारे में देख रहे थे। आहार नाल के बारे में अमाशय तक हम लोगों ने देखा था। लास्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि अमाशय में जो भोजन होता है वो आकर लिक्विड फॉर्म में, गाढ़े लिक्विड फॉर्म में, है ना, लेई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहा जाता है ना। अब वो काइम जो होता है अमाशय के पाइलोरिक छिद्र द्वारा वो आता है छोटी आंत में। तो उससे पहले आंत की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में आंत को दो भागों में बांटा गया है। पहला छोटी आंत और दूसरा बड़ी आंत। छोटी आंत के बारे में देखते हैं तो पाइलोरिक छिद्र जो रहा है ना, यहाँ देख लीजिएगा, अमाशय में भोजन काइम के रूप में रहता है ना। अमाशय में भोजन कैसा रहता है? काइम के रूप में, जो पाइलोरिक छिद्र, पाइलोरिक छिद्र द्वारा, अमाशय के पाइलोरिक छिद्र द्वारा छोटी आंत में प्रवेश करता है। अगर हम छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत जो होता है यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है ना। चाहे वो अमाशय हो या मुँह गुहा हो या ग्रसनी हो या ग्रासनली हो, सबसे लंबा अगर बात करें तो छोटी आंत होता है और इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर की होती है ना। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर की। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ये ज़रूरी नहीं कि हर जंतु में एक ही जैसा हो, सब में 6 मीटर हो, कुछ में ज़्यादा कुछ में कम होती रहती हैं। जैसे अगर हम बात करें शाकाहारी जंतु की, तो शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है, उसको पचाने के लिए, है ना। सेलुलोज, शाकाहारी जंतु जो भोजन ग्रहण करते हैं वो सेलुलोज होता है, उसको, उसका पाचन अच्छा से हो सके, उसके लिए शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें मांसाहारी जंतु की, तो मांसाहारी में जंतु में क्या होता है? छोटी आंत की लंबाई कम होती है इसकी अपेक्षा में ना। शाकाहारी जंतु की अपेक्षा में मांसाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई कम होती है, क्योंकि मांसाहारी जंतु का जो पाचन होता है बहुत सरल तरीके से होता है, सिंपल तरीका से। एक पॉइंट और है, छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। पूर्ण रूप से पाचन भोजन का छोटी आंत में हो जाता है ना। होता क्या है कि मुख गुहा से ही भोजन पचना स्टार्ट करता है और छोटी आंत में आकर वो पूर्ण रूप से पच जाता है, यानी उसका पाचन पूर्ण रूप से छोटी आंत में हो जाता है। छोटी आंत में अगर हम क्वेश्चन यहाँ से देखें, अभी जितना पॉइंट बता रखे हैं, तो पहला यही क्वेश्चन आ जाएगा कि सब आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन होता है या लंबा भाग कौन होता है? तो छोटी आंत होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, भोज, इसकी लंबाई क्या है? बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछा है, तो लगभग 6 मीटर। तीसरा क्वेश्चन कि किस प्रकार के जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है? तो शाकाहारी जंतुओं में। चौथा, किस प्रकार की जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है? तो मांसाहारी जंतुओं में। पांचवा, है ना, इसकी लंबाई जो है क्या है? चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। तो ये तो नहीं पूछा अभी तक, लेकिन लंबाई बहुत बार पूछा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि छोटी आंत में भोजन जो है किस रूप में आता है? तो काइम के रूप में आता है। छोटी आंत में जो भोजन होता है वो किस रूप में आता है? काइम के रूप में आता है, क्योंकि अमाशय में भोजन गाढ़ा फॉर्म है ना, गाढ़ा लेई की तरह हो जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं। तो काइम से भी क्वेश्चन आता है, काइम किसे कहते हैं? तो अमाशय में आते आते भोजन में बहुत तरह के एंजाइम मिल जाते हैं, जिससे वो गाढ़ा लेई की तरह हो जाता है। उस भोजन को क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आएगा कि अमाशय में भोजन किस रूप में रहता है? काइम के रूप में।
और ये काइम ही छोटी आंत में आता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है काइम, है ना। इससे रिलेटेड अभी जितने भी पॉइंट लिखवाएं ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और अगर आ जाए कि छोटी आंत के बारे में लिखिए तो छोटी आंत के बारे में आप इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। आंत जो होता है, छोटी आंत, उसको 3 भागों में बांटा गया। छोटी आंत 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग जो होगा वो होगा ड्यूडेनम, पहला भाग ड्यूडेनम, दूसरा भाग जेजुनम, इसको ग्रहणी भी कहा जाता है, ग्रहणी भी कहा जाता है। दूसरा भाग या मध्य भाग इसको बोला जाता है जेजुनम को, और सबसे पिछला भाग जो होता है इलियम होता है। तो जनरली आंत 3 भागों में बांटा गया। ड्यूडेनम जो है वो सी आकार का होता है, ड्यूडेनम सी आकार का होता है। सबसे पहले अमाशय से भोजन जो होता है ड्यूडेनम में ही आता है ना। उसके बाद छोटी आंत का अधिकांश भाग यानी सबसे बड़ा भाग इलियम होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग क्या होगा, इलियम कहलाएगा। इलियम में ही क्या होता है, भोजन अंतिम रूप से पचता है। इलियम में ही क्या होता है, भोजन अंतिम रूप से पचता है, ठीक है। दूसरा चीज़, इलियम में पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है ना। अगर कोई पूछे कि भोजन पच गया तो उससे जो भी मिनरल्स, विटामिन्स या उसका अवशोषण कहाँ से होगा, तो इलियम से ही होगा, छोटी आंत के इलियम वाले भाग से होगा। तो और इसमें इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जब हमारे शरीर में भोजन आता है तो एक होता है यकृत और एक होता है अग्नाशय। यकृत से पीतरस, यकृत जो रिलीज करेगा वो करेगा पीतरस को, और अग्नाशय जो रिलीज करेगा वो करेगा अग्नाशय रस को। ठीक है। अमाशय से भोजन हमारे छोटी आंत में आया, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में, पहला भाग में, और उसी टाइम में ये जो है यकृत पीतरस और अग्नाशय रस रिलीज करता है, इसका स्राव करता है, और ये जो है ये दोनों मिलके भोजन के साथ उसको पचने में भाग लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पित्त रस जो है छोटी आंत के किस भाग में भोजन के साथ मिलता है, तो ड्यूडेनम वाले भाग में। अग्नाशय से जो अग्नाशय रस आता है वो किस भाग में मिलता है, तो ड्यूडेनम में, इसमें मिलेगा, ठीक है। ये दोनों जो है यहाँ पर आके मिल जाएगा, कहाँ पर, ड्यूडेनम। ये दोनों आके कहाँ मिलेगा, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में जाके भोजन के साथ, जो काइम के रूप में हमारे अंदर भोजन आता है उसके साथ मिल जाता है और वो पचने में सहायता करता है ना। तो यहाँ से जो ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स या जो भी क्वेश्चन है, पहला आ जाएगा कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं उसका नाम लिखें। तो छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। सबसे बड़ा भाग छोटी आंत का इलियम। इलियम मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आएंगे। इलियम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला कि सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत का, अधिकांश भाग वहीं होता है। दूसरा कि इलियम में ही भोजन का पूर्ण रूप से, अंतिम रूप से भोजन कहाँ जाके पचता है, इलियम वाले भाग में ही पच जाता है, और वहीं से पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। वहाँ पर पचेगा तो अवशोषण भी वहीं से होगा, तो इलियम को थोड़ा याद रखना होगा। उसके बाद ड्यूडेनम से भी क्वेश्चन आता है, यह इस छोटी आंत का पहला भाग होता है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आता है कि अमाशय से जो भोजन आता है छोटी आंत में पहली बार, वो कहाँ पे आता है, ड्यूडेनम में ही आता है। और अगला इसमें जो आएगा क्वेश्चन कि पित्त-रस कहाँ जाके मिलता है, और अग्नाशय रस तो ड्यूडेनम में ही मिलता है ना। अब थोड़ा सा पित्त-रस और अग्नाशय रस के बारे में देख लेते हैं, ये क्या होता है। आगे देखते हैं पित्त-रस के बारे में। पित्त-रस में 3 तरह का एलिमेंट रहता है ना, 3 तरह की पदार्थें पाई जाती हैं। पहला पित्त लवण,
दूसरा पित्त वर्णक, दूसरा कोलेस्ट्रॉल। मोस्ट इम्पोर्टेंट कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इसके बढ़ जाने से दिल की बीमारी पड़ती है, दिल का दौरा हो जाता है ना, हार्ट अटैक जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा, है ना, तो दिल की बीमारी हो जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पित्तवर्णक भी है, इसमें दो तरह के चीज़ें पाई जाती हैं। पहला बिलरुबिन, बिलरुबिन, और दूसरा बिलवर्णन, है ना। पहला बिलरुबिन, दूसरा बिलवर्णक। इसमें इम्पोर्टेंट बिलरुबिन, बिलरुबिन क्या है, अगर बिलरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में, है ना, इसको बोला जाता है जॉन्डिस, जॉन्डिस की बीमारी हो जाती है। तो यहाँ से 2 पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से दिल संबंधी बीमारी होता है। और दूसरा पॉइंट, है ना, बिलरुबिन की मात्रा बढ़ने से पियरी नामक बीमारी होती है। इसी को जॉन्डिस बोला जाता है, जॉन्डिस। इसी को क्या बोला जाएगा, जॉन्डिस बीमारी होती है। और बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में ये बढ़ जाए, है ना, बिलरुबिन की मात्रा बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाए तो जॉन्डिस से हेपेटाइटिस का रूप धारण कर लेता है, हेपेटाइटिस बी का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या समझा कि पित्त रस में 3 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। पहला पित्त लवण, दूसरा पित्तवर्णक। पित्तवर्णक 2 तरह के, बिलरुबिन, बिलवर्णक, इसमें भी 2 एलिमेंट्स होंगे। बिलरुबिन इम्पोर्टेंट, इसकी मात्रा बढ़ने से क्या होगा कि आपको जॉन्डिस नामक बीमारी होगी, और इसकी मात्रा और अत्यधिक बढ़ जाए तो फिर हेपेटाइटिस हो जाएगा, है ना। तीसरा जो होता है कोलेस्ट्रॉल, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो जाने से शरीर में जो होता है क्या हो जाता है, दिल की दौरा या दिल संबंधित बीमारी होने लगता है ना। पित्त रस में मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है, पित्त रस में कोई किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में क्या होता है, किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पित्त रस भोजन को पचने में सहायता प्रदान नहीं करेगा, भोजन को पचने में सहायता प्रदान नहीं करेगा। और दूसरा इसका वर्क समझ लीजिए, पित्त रस का वर्क क्या है कि पित्त रस भोजन को क्षारीय माध्यम देता है ना। हमने पिछला क्लास में बताया था कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो था वो भोजन को अम्लीय माध्यम देता था। HCl जो था वो क्या देता था, अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम। लेकिन पित्त रस जो देता है क्षारीय माध्यम। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे शरीर में भोजन को क्षारीय कौन बनाता है, तो पित्त रस। और अम्लीय कौन बनाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं अग्नाशय रस। अग्नाशय रस जो होता है अग्नाशय से रिलीज होता है, स्राव करता है अग्नाशय इसका। तो यह पूर्ण रूप से पाचक होता है ना, यानी इसमें सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे वसा को पचाने के लिए लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एमाइलेज, है ना, या फिर आगे आप देखिएगा तो प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सिलिक, बहुत तरह की चीज़ें पाई जाती हैं इसमें। लेकिन मेन रूप से यही 2 चीज़ याद रखिएगा, लाइपेज वसा का पाचन करता है और एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, 2 चीज़ें, है ना। पित्त रस, तो यहाँ अग्नाशय रस, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता था और अग्नाशय रस में पूर्ण रूप से पूरा एंजाइम पाया जाता है, 2 ही चीज़ें हैं।
तो आज हम लोगों ने छोटी आंत के बारे में देखा, फिर थोड़ा सा पित्तरस और अग्नाशय रस के बारे में भी देख लिया, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बड़ी आंत क्या होता है। उसके बाद हमारा जो आहार नाल होगा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे जठर ग्रंथि के बारे में हम लोग ने देख लिया, और अग्नाशय के बारे में भी लगभग देख लिया। अग्नाशय से जो ये पाया जाता है, और यकृत और अग्नाशय 2 चीज़ में और भी कुछ डीपली चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।